आज हम इतिहास बुक पढ़ेंगे। इतिहास जो प्राचीन इतिहास का है। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर समुद्र में तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ के ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त। वाल्खिल पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न माना गया। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों, स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साव, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समाज को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें विष्णु पुराण में मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण आन सातवाहन वंश है, वायु पुराण गुप्त वंश है। ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में महत्वपूर्ण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों की 5 पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का माना ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञान होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कथ्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों
में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा इसका लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। यूनानी लेखक टेशियस या ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस, आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनी या सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फी का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। चीनी लेखक फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। संयुगन या 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। वैनस्यांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वैनस्यांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वैनस्यांग के अध्ययन का समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। फिर आया ईत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने भारत के समय का वर्णन किया था। अरबी लेखक अल बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था, जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 14,000 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई, जिसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य को अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा यानी गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख है, जो भानुगुप्त का
रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख और शासक: हाथी गुम्फा पे अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलचरी। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावाद गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीन काली सिक्कों को आहार सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरकामेडू पुडुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यही पता चलता था कि रोम से व्यापार होते था। फिर प्रागैतिहासिक काल: जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से साक्ष्य उपलब्ध होता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला का तो प्रचलन था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अधिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला कृषि की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तक युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्व मानचित 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कुछ लोग 2650 से 1750 मानते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत कांगेदोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा जिला कन्नौज जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राक परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं कोतदा सिंधु सभ्यता का कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एवं प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक माना जाता है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। सिंधु सभ्यता काल में विदेशियों से जो व्यापार होता था वो जिसमें तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आता था, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टिन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान से प्राप्त होता था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक रंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूदड़ों से में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ एवं जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होता है। सुरकोटा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिक्कट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुकालीन समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर मतलब सामान्य लोगों के रहने वाला किले से भी गिरा था, बाकी का किले से नहीं गिरा था। पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टियों को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति हड़प्पा रावी नदी किनारे है। उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वंश। वर्ष था 1921। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी किनारे है। गोपाल मजूमदार ने खोज 1931 में की थी। सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में खोज की थी। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे है। फजल अहमद ने 1953 में खोज की थी। सिंध प्रांत खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने खोज की थी 1953-54। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी किनारे यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगोवा नदी किनारे रंगनाथ राव 1955 एवं 1962। गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा 1958। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुत कांगेडोर दास्क नदी किनारे ऑरेंज स्टाइल एवं चार्ज डेल्स 1927 एवं 1962। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली रंगोई नदी किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। गुजरात का कच्छ जिला।